हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत या मूलभूत विशेषताएं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसी के क्रम में हम आज आगे अध्ययन करेंगे। हाल ही के वर्षों में जो मुख्य परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में 1951 से नियोजित विकास का मार्ग अपनाया गया है और जिस पर लगातार अभी भी चला जा रहा है। अब तक योजना अवधि में लगभग 60 वर्ष बीत चुके हैं और 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई है, 13वीं चल रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि योजना काल में विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति हुई है और आर्थिक प्रगति का संक्षिप्त परिचय दिया जा सकता है। इसी में हम ये भी कह सकते हैं कि हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए हैं उनका हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि पहला है ये आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम। भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल ही के वर्षों में किए गए परिवर्तनों में से आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम मुख्य परिवर्तन है, जो कि जुलाई 1991 से भारत में आर्थिक सुधारों के जो कार्यक्रम अपनाए गए, चलाए गए, उसमें उदारीकरण पर बल दिया गया। सरकार ने निजीकरण, बाजारीकरण व अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबलाइजेशन पर बल दिया। औद्योगिक क्षेत्र हो या विदेशी व्यापार क्षेत्र हो, राजकोषीय क्षेत्र हो, वित्तीय व बैंकिंग क्षेत्र में उदार नीतियां अपनाई जाने लगी। लाइसेंसिंग प्रथा जो है वो बहुत सारे उस क्षेत्रों में समाप्त कर दी गई, जिससे अर्थव्यवस्था में कार्यकुशलता बढ़ाने पर बल दिया गया। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं कृषिगत उत्पादन में वृद्धि। योजना काल में प्रथम 3 दशकों में कृषिगत उत्पादन में वृद्धि के जो प्रयास किए गए, काफी प्रयास किए गए। पहले 3 दशकों की यदि बात करें तो 2.7% वार्षिक दर से बढ़ी और यह लगभग दोगुना हो गया था। खाद्यान्नों का उत्पादन 1950-51 में 5.1 करोड़ टन से बढ़कर 2008-9 में 23.4 करोड़ टन हो गया था। भारत में यदि बात करें हम, योजना काल में खाद्यान्नों का उत्पादन काफी बढ़ा है। हालांकि सूखे व अकाल के वर्षों में खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा है ताकि इनकी कमी न रहे और लगभग योजना काल में कपास का उत्पादन लगभग 4 गुना, जूट, मेस्टा का 3 गुना और गन्ने का 4.5 गुना वृद्धि हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के स्तर को हमने प्राप्त कर लिया है। हालांकि सूखे व अकाल में कुछ जैसे बताया कि आयात करना पड़ा था, अपितु कृषिगत उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। और जैसे कि अभी हम बात करें, ये कोरोना काल में भी कृषिगत उत्पादन में ही हमारा पॉजिटिव वृद्धि रही है और क्षेत्रों में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमें ऋणात्मक वृद्धि का सामना करना पड़ा है। कृषि का आधुनिकीकरण की बात करें तो भारतीय कृषि जीवन निर्वाह के स्तर से हटकर अब व्यावसायिक कृषि की ओर अग्रसर हुई है। किसान अब बाजार के लिए फसलें उगाने लगे हैं। 1966 में कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिससे एक बड़ा परिवर्तन आया। अधिक उपज देने वाली किस्मों का सिंचाई का विस्तार हुआ, साख मात्रा में वृद्धि हुई, यंत्रीकरण, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ा, जिससे काफी उत्पादन में वृद्धि हुई। सकल सिंचित क्षेत्र 1951-52 में 2.32 करोड़ हेक्टेयर से बढ़कर 2005-6 में लगभग 4 गुना 8.26 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचा है। ये टाटा स्टैटिस्टिकल ऑनलाइन डाटा है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई है। यदि हम बात करें कि भविष्य में देश के पूर्वी भागों व सूखे क्षेत्रों में कृषि का पैदावार बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं और देश में द्वितीय हरित क्रांति के दौर में प्रवेश कर रहा है। जल्दी ही जहां कुछ उत्पादन क्षेत्र जैसे कि
तेल का है या ऑयल सीड्स हैं, उनमें भी वृद्धि हो जाएगी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जहां तक हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे 2010-11 के डाटा हम इसमें यूज करें यदि, तो योजना काल में राष्ट्रीय आय में 1999 2000 के मूल्यों पर प्रथम योजना में 4.4% की वृद्धि हुई थी। 10वीं योजना में 7.8% की वृद्धि हुई 2004-05 के मूल्यों के स्तर पर। इसी प्रकार 2050-51 के से पूर्व कई दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मुश्किल से 1% रही थी। योजना काल में पहले की तुलना में तेज गति से आर्थिक विकास हुआ है। चीन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार में विकास करने वाली अर्थव्यवस्था कहलाने लगी है। लेकिन यदि हम विकास की बात करें तो अब थोड़ा सा कोरोना काल में विकास की दर थोड़ी मंद हुई। वो सभी जगह मंद हुई है, चाइना को यदि छोड़ दें तो विश्व के अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की दर कम हुई है। 1951 की यदि राष्ट्रीय आय की बात करें कि जैसे कि अभी हमने बात की थी आर्थिक वृद्धि की, यदि करोड़ रुपए में बात करें तो 51 में 9,464 करोड़ रुपए, प्रति व्यक्ति आय 264 रुपये आंकी गई थी, और जो 13-14 में बढ़कर 91,71,045 करोड़ रुपए हो गई है, और प्रति व्यक्ति आय अब 74,380 रुपये प्रति वर्ष है इसमें प्रति व्यक्ति आय जो आंकी गई है भारत में। इसी प्रकार यदि हम बात करें बचत और विनियोग में वृद्धि है, बचत या निवेश में वृद्धि, भारत में सकल घरेलू बचत राष्ट्रीय आय का 50-51 में लगभग 8.6% थी। घरेलू बचत की यदि बात करें हम, जो 2009-10 में बढ़कर 33.7% हो गई 2004-05 के मूल्य के आधार पर, सीरीज के आधार पर। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पूंजी निर्माण या विनियोग की सामाजिक दर इसी अवधि में इसी काल में 8.4% से बढ़कर 36.5% हो गई। निवेश की जो दर थी उसमें भी काफी वृद्धि हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के अधिकांश विकास घरेलू बचतों का उपयोग करके किया गया है। योजना काल में बचत व विनियोग की दरों में वृद्धि भारत में विकासशील अर्थव्यवस्था को प्रकट करती है, स्पष्ट करती है, और साथ ही बचत व निवेश दरों में जो वृद्धियां भारत में पिछले हाल के वर्षों में हुई हैं, उनसे हमें स्पष्ट होता है कि हम विकासशील अर्थव्यवस्था के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये बचत व निवेश में वृद्धि रही स्टूडेंट्स। यदि हम बात करें सामाजिक व आर्थिक आधारभूत ढांचे की विस्तार की बात करें तो सामाजिक आधार ढांचे शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, परिवहन आदि आते हैं, और आर्थिक ढांचे में विद्युत, परिवहन, बैंकिंग वगैरह आते हैं। योजना काल में साक्षरता की दर बढ़ रही है। 2001 में 64.8% रही, जो पहले से अधिक होते हुए भी काफी नीची है। शक्ति की प्रतिस्थापित क्षमता यदि हम बात करें विद्युत में तो 2050-51 में 23 लाख किलोवाट से बढ़कर 2009-10 में 187 लाख किलोवाट, या कहें इसमें 82 गुना की वृद्धि हुई। गांव के विद्युतीकरण, पंप सेटों का विस्तार, रेल व सड़कों के विस्तार व कृषि उद्योगों को लाभ पहुंचा है। और हम कह सकते हैं कि वर्तमान में इन सभी सामाजिक व आर्थिक आधारभूत ढांचे का विकास हुआ है। यदि बात करें हम, क्योंकि हमारे यहाँ निर्धनता की बात हमने विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में ली थी, तो निर्धनता को दूर करने के लिए बहुत सारे विशिष्ट कार्यक्रम अपनाए गए हैं योजना काल में, जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम व रोजगार संबंधी विशेष कार्यक्रम अपनाने से निर्धनता अनुपात, जो पॉवर्टी रेशो है, उसमें भी कमी आई है। बहुत सारे निर्धनता उन्मूलन के प्रोग्राम जो है अपनाए गए हैं और निर्धनता अनुपात में काफी कम हो गया है। इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं औद्योगिक विकास की बात कर सकते हैं। योजना काल में भारत में औद्योगिक विकास में भी वृद्धि हुई है। डॉक्टर के.एल. कृष्णा के अनुसार योजना काल के प्रथम 4 दशकों में यदि हम बात करें कि 1950-51 से 1980-81 तक
पंजीकृत विनिर्माण में जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग है 6% वार्षिक वृद्धि हुई। 80 के दशक में इसमें विकास की दर बढ़कर लगभग 7.5% हो गई, लेकिन बाद में इसमें गिरावट आई और वर्तमान में पुनः औद्योगिक विकास की दर ऊंची होने लगी है। वैसे योजना काल में औद्योगिक उत्पादन में काफी विविधता आई है। कई प्रकार के नए उद्योग सामने आए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेट्रो रसायन वगैरह। भारत में तैयार इस्पात का उत्पादन जो इस्पात का उत्पादन है तैयार का, वो 50-51 में 10 लाख टन से बढ़कर 2009-10 में 5,97,00,000 टन। क्रूड ऑयल की बात करें 3 लाख टन से बढ़कर 3,37,00,000 टन। और कोयले की बात करें लिग्नाइट सहित तो 3.23 करोड़ टन से बढ़कर 2009-10 में 56.61 करोड़ टन हो गया है। योजना काल में औद्योगिक ढांचे का स्वरूप बदल गया है। इसमें उपभोक्ता वस्तुओं के स्थान पर आधारभूत व पूंजीगत वस्तुओं का स्थान बढ़ा है, उसमें वृद्धि हुई है। निर्यातों में औद्योगिक माल का अंश में वृद्धि हुई है। इस प्रकार भारत में औद्योगिकरण की दिशा में भी काफी प्रगति हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग बढ़ा है और निजी क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ है। तो ये चीजें रहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता व सामाजिक न्याय की दिशा में कदम उठाए हैं और यह विकासशील देशों में सबसे अधिक विकसित अर्थव्यवस्था माने जाने लगी है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि देश में इंजीनियर, प्रबंधकों, उद्यमकर्ताओं के नए दल तैयार हुए हैं। लेकिन अभी अभी हाल ही में जो एक ये महामारी आई है कोरोना, इससे कुछ विकास दर में कमी आई है, उत्पादन प्रेरणाओं में कमी आई है, क्योंकि सभी देशों में, विश्व के अधिकांश देशों में लॉकडाउन रहा। लेकिन इससे हम जल्दी उभर जाएंगे और जो हमारे विकास की रफ्तार है उसको हम पुनः प्राप्त कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वाले चैप्टर में इतना ही। आई थिंक आप ये सब समझ गए होंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषता वो चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसमें से क्वेश्चन आता है, इसको ढंग से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।